तो नेक्स्ट बच्चे एंथैल्पीज में हमारा है एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगी डाइल्यूशन क्या होती है। तो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब हम कोई सबस्टेंस को किसी सॉल्वेंट में डालते हैं, अगर वो होमोजेनियस मिक्सचर बनता है तो उसको सॉल्यूशन बोला जाता है। और अगर उसमें हम सॉल्वेंट जो है ऐड करते जाते हैं सॉल्वेंट की अमाउंट बढ़ाते जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन क्या है, इसको हम इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन क्या है कि जब हम किसी स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सोल्यूट को क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, 1 मोल सोल्यूट डिसॉल्व करते हैं, उस समय उसमें कितनी एंथैल्पी चेंज आती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। तो आपके पास सॉल्वेंट है, उसकी कोई स्पेसिफाइड अमाउंट होगी, जैसे लीटर ले लिया, 2 लीटर ले लिया, हम मोल्स में बात करें 200 मोल 300 मोल ले लें, और उसमें अगर 1 मोल अगर हम सॉल्यूट डिसॉल्व करें तो उसको हम उसमें जो एंथैल्पी चेंज आएगी, जब आप 1 मोल सॉल्यूट उसमें ऐड करोगे उसमें एंथैल्पी चेंज आएगी, जहाँ तो हीट अब्जॉर्ब होगी जहाँ हीट इवॉल्व होगी, वो डिपेंड करेगा आपने सॉल्वेंट क्या लिया हुआ है और सॉल्यूट क्या लिया हुआ है। तो 1 मोल सॉल्यूट का अगर हम स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जब ऐड करते हैं तो उस समय जो एंथैल्पी चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, जहाँ इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्वेंट को एक्सेस अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में ऐड कर दें ताकि और ज्यादा सॉल्वेंट, जैसे हमने नमक लिया, साल्ट जिसको हम बोलते हैं, पानी में डाला 1 मोल लिया और हमने सॉल्वेंट ले लिया, मान से 200 मोल्स ले लिया हमने, तो उसकी कुछ एंथैल्पी चेंज आएगी उस समय। अब हम वाटर को क्या करते हैं, ऐड कर जाते हैं और करते आते हैं एंथैल्पी चेंज होती जाती है होती जाती है। एक स्टेज ऐसी आएगी अब वाटर ऐड करने से एंथैल्पी में चेंज नहीं आएगी, तो उस समय जो एंथैल्पी होगी वो कहां से रहेगी, आप चाहे जितना मर्जी वाटर उसमें ऐड करते रहो, तो दैट एंथैल्पी इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो it is the enthalpy change, enthalpy of dilution क्या है, it is the enthalpy change when 1 mole of solute is dissolved in specified amount of the solvent. It is also known as integral enthalpy of solution. For example, हमने KCl का 1 मोल ले लिया, इसका 1 मोल लिया, वाटर हमने 200 मोल ले लिए, तो KCl का सोल्यूशन बन जाएगा। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन या डाइल्यूशन कितनी आती है इसमें, 18.6 किलो जूल आती है, जब हम 1 मोल जो है KCl का ऐड करते हैं इसमें 200 मोल्स ऑफ वाटर में। द हीट चेंज में भी कॉल्ड इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, इसको मैंने बोला इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन भी कहते हैं, और इसी को हम इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहेंगे इफ लार्ज एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट इज यूज्ड। अगर हम बहुत ज्यादा सॉल्वेंट ऐड कर दें सो दैट फर्दर डाइल्यूशन, और ज्यादा सॉल्वेंट ऐड करने से डज नॉट कॉज एनी हीट चेंज, उसमें कोई भी हीट चेंज ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसके बाद आता है बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या है कि जब हम कोई पर्टिकुलर टाइप के बॉन्ड ब्रेक करते हैं, आपको पता होना चाहिए जब बॉन्ड ब्रेक करना होता है तो एनर्जी आपको देनी सप्लाई करनी पड़ती है, और जब बॉन्ड फॉर्म होता है उस समय एनर्जी रिलीज होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड जो होता है दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, वो ब्रेकिंग ऑफ सॉरी फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड रिक्वायर्स हीट whereas formation of bond releases heat। तो अगर आप एक टाइप के 1 मोल बॉन्ड ब्रेक करते हो, अगर आप कोई सबस्टेंस लेते हो गैसीय स्टेट में और उसके एक पर्टिकुलर टाइप के बॉन्ड 1 मोल बॉन्ड ब्रेक करते हो, उसमें कितनी हीट इवॉल्व होगी, कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा, तो उस हीट को, उस एंथैल्पी चेंज को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल of bonds present between the atoms in the gaseous state is called bond enthalpy, जहां इसको हम बॉन्ड डिसोल्यूशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। जैसे हमने 1 मोल हाइड्रोजन गैस ले लिया, इसको हमने हीट किया तो हमारे पास क्या बन गए, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड था, 1 मोल हमने बॉन्ड ब्रेक किए, इनको हमने ब्रेक किया, तो कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ी आपको, 435.4 किलो जूल हीट
लगती है एक मोल बॉन्ड तोड़ने की, तो 435.4 किलो जूल पर मोल जो है इसकी क्या होगी, बॉन्ड एंथैल्पी होगी हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। सिमिलरली अगर हम क्लोरीन मॉलिक्यूल लेते हैं, क्लोरीन में क्या होगा, ClCl बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक मोल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड नहीं तोड़ना है, इसी तरह के एक मोल बॉन्ड आपको ब्रेक करने के लिए कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ती है, 242.8 किलो जूल। तो ये इसकी क्या होगी, एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी कहलाएगी। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है एंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड जो है कितनी आएगी, 435.4, एंथैल्पी ऑफ ClCl बॉन्ड कितनी आएगी, 242.8 किलो जूल पर मोल। तो अगर आपके पास बच्चे कोई पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो उस समय अगर हमें कोई उसमें पर्टिकुलर टाइप का बॉन्ड ब्रेक करना है, उस समय बॉन्ड एंथैल्पी हम कैसे निकालेंगे। तो जनरली हम बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एक ही चीज लेते हैं, पर अगर पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी जो होगी वो बेसिकली क्या होगी, अगर आपने कोई मॉलिक्यूल लिया हो जैसे पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल का भी बहुत ज्यादा एटम है, तो उसमें पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो हम कैसे लेंगे कि हम सभी बॉन्ड्स को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करेंगे, हर एक स्टेप में एनर्जी निकालेंगे जिसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं या एंथैल्पी बोलते हैं। बाद में हम सभी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। ये आपको एग्जांपल के थ्रू समझ आएगा। जैसे CH4 है, मीथेन है, तो आपको एग्जाम में पूछता है भाई CH4 में CH बॉन्ड को ब्रेक करने की जो एनर्जी है, एंथैल्पी है, कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे आप, CH4 में 4 CH बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो क्या इन सबको बॉन्ड, सभी CH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी सेम लगेगी। तो आंसर क्या होगा हमारा, नहीं। जैसे यहाँ पे आपको बताया जब हम इन 4 में से एक बॉन्ड तोड़ते हैं, CH बॉन्ड, CH3CH ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं, तो CH3 अलग हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन आटम अलग मिलेगा आपको। तो इसमें एंथैल्पी चेंज कितनी आती है इस रिएक्शन में, 427 किलो जूल पर मोल। फिर जब हम नेक्स्ट ब्रेक करते हैं, CH3 में से एक और H निकालते हैं, CH2 बनता है प्लस H, तो एंथैल्पी कितनी आती है, 439 किलो जूल पर मोल। फिर CH2 को फिर ब्रेक करते हैं, CH बनता है प्लस H बचता है, इसमें एंथैल्पी कितनी चेंज होती है, 452। फिर CH को लेके हम ब्रेक करते हैं, तो कार्बन प्लस क्या बनता है, हाइड्रोजन, एंथैल्पी चेंज कितनी होती है, 347। तो हर एक स्टेप में हम CH बॉन्ड ही ब्रेक कर रहे हैं, इसमें भी CH बॉन्ड, इसमें भी CH बॉन्ड, इसमें भी CH बॉन्ड, इसमें भी CH बॉन्ड, बट हर एक स्टेप में एनर्जी सेम नहीं आ रही है। फर्स्ट देखो 427 थी, फिर बढ़ गई 439, फिर और बढ़ गई 452 और लास्ट में घट गई 347 आ गई। तो अब हम बॉन्ड एंथैल्पी और CH बॉन्ड किसको बोलेंगे, क्या इसको बोलें, क्या इसको बोलें, क्या इसको बोलें, क्या इसको बोलें। उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, सभी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज का एवरेज लेना पड़ता है। चार हमारे पास, चारों को ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 4 कर देना है, डिवाइडेड बाय 4, तो वो क्या होगी, इसकी एवरेज होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी बोलेंगे। एक्चुअली ये क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज हैं, और ये जो होगी ये क्या आएगी, बॉन्ड एंथैल्पी आएगी। तो बॉन्ड एंथैल्पी इन केस ऑफ पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल, अगर पर्टिकुलर बॉन्ड की आपने बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है तो दैट विल बी एवरेज होगी, क्या होगी, एवरेज आएगी। तो हमने सबको ऐड कर दिया, एवरेज ले लिया, डिवाइड बाय 4, तो कितनी आई, 1665 डिवाइड बाय 4 कितना आया, 416.25 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी जो होगी वो एवरेज है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे 4 CH बॉन्ड तोड़े जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, सबकी एनर्जी जैसी नहीं आएगी। तो हम किसको कहेंगे, हमें क्या लेना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा। तो पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है बेसिकली वो एवरेज होती है किसकी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज ऑफ गिवन टाइप ऑफ बॉन्ड्स। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब इसमें कई बार आपको क्वेश्चन, जैसे आप इंटरव्यू में चले जाते हो, वहां पे आपको पूछे भाई यहाँ पे आपने CH बॉन्ड तोड़ा तो एनर्जी 427 थी, फिर दूसरा तोड़ा तो एनर्जी बढ़ गई, फिर आपने तीसरा तोड़ा एनर्जी बढ़ गई, पर फोर्थ वाला जब आप लास्ट CH बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो एनर्जी कम क्यों हो रही है, एंथैल्पी कम क्यों हो रही है। तो इसके लिए आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। इसमें कंसेप्ट लगेगा हाइब्रिडाइजेशन का, कि बॉन्ड लेंथ जो होती है बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करती है, वन ऑफ द फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर हम यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालें, यहाँ पे sp3 होती है, यहाँ पे sp2 है, यहाँ पे sp है, और यहाँ पे नो हाइब्रिडाइजेशन में ss मान
एस एस ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तब बॉन्डिंग हो रही है। तो इसमें एस फैक्टर कम था, इसमें एस बढ़ गया, इसमें एक पोर्शन एस है, तीन पोर्शन पी है, यानी 25% जो एस फैक्टर है इस बॉन्ड में। यहाँ पे एक एस है, दो पी है, यानी 33% यहाँ पे एस फैक्टर है, यहाँ पे एक एस है, एक पी है, तो यहाँ पे 50% फैक्टर है। तो जितना एस फैक्टर ज्यादा होगा हाइब्रिडाइजेशन में उतना बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो सबसे ज्यादा एस फैक्टर इसमें है, तो इसलिए सबसे बॉन्ड स्ट्रांग था, इसको तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगी। इसमें एस फैक्टर कम था, थोड़ी कम लगी, इसमें और कम था, सबसे कम इसी में लगी। लास्ट वाले में हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही है, इसमें सिंपली अनहाइब्रिड ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल का ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल हाइड्रोजन का आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तब बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू अनहाइब्रिड। तो इसमें अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की वजह से इसमें सबसे कम जो है एंथैल्पी चेंज आ रही है। तो पहले क्यों इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि एस फैक्टर बढ़ता जा रहा था। पहले वाले में 25% था एस फैक्टर, दूसरे में 33% था, तीसरे में 50% हो गया, चौथे में ऑर्बिटल ही अनहाइब्रिड है, जहां हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए चौथा वाला बॉन्ड जो ब्रेक कर रहे हैं, जहां एंथैल्पी कम आ रही थी। पहले क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि एस फैक्टर बढ़ता जा रहा था, और जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस फैक्टर ज्यादा होता है उतना बॉन्ड स्ट्रांग होता है, उतना ही उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। तो इसलिए ये ट्रेंड देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशंस, एंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन क्या होती है, जब कोई सबस्टेंस एक फिजिकल स्टेट से दूसरी फिजिकल स्टेट में चेंज होता है। जैसे अगर आपके पास कोई सबस्टेंस है, सॉलिड है, उसको आप लिक्विड में कन्वर्ट कर दें, या कोई लिक्विड सबस्टेंस है उसको आप गैसेस में कन्वर्ट कर दें, तो ये कन्वर्जन अपने आप नहीं होती, आपको हीट सप्लाई करनी पड़ती है। तो जब आप किसी सबस्टेंस का एक मोल लेंगे सॉलिड स्टेट में, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे एट मेल्टिंग पॉइंट, उस समय जो एंथैल्पी चेंज आती है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इसी तरह से अगर आपके पास कोई लिक्विड सबस्टेंस है, उसका एक मोल लेते हैं आप लिक्विड स्टेट में, उसको आप चेंज करते हो किसमें, वेपर्स में एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जितना एंथैल्पी चेंज आएगा उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। इसी तरह से सब्लिमेशन भी कर सकते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट कर देना गैसेस स्टेट में, या गैसेस से सीधा किसमें चले जाना, सॉलिड स्टेट में, विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो अगर आप किसी सबस्टेंस को सॉलिड से बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए सीधा गैसेस स्टेट में चले जाएं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो अगर आप किसी सबस्टेंस का एक मोल लेते हैं, उसको सॉलिड स्टेट से सीधा किसमें कन्वर्ट करते हैं, गैसेस स्टेट में, जहां वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, और उसका एक मोल आपने कन्वर्ट किया है, उस समय जो एंथैल्पी चेंज आएगी, जितना हीट आपको सप्लाई करना पड़ेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन आपने तीन तरह की पढ़नी है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो phase transition involve the conversion of solid into liquid, liquid into gas, or direct change from solid into gas, और vice versa, उल्टा भी हो सकता है, हम लिक्विड से सॉलिड में जा सकते हैं, गैस से लिक्विड में जा सकते हैं, गैस से सीधा सॉलिड में जा सकते हैं। All such transitions require energy to bring the desired change। ये चेंजेस इनको लाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए, यहाँ एनर्जी का मतलब हीट एनर्जी। And such enthalpy changes are known as enthalpy changes of phase transition। For example, enthalpy of fusion, it is the change in enthalpy when one mole of solid changes into liquid state at its melting point. It is denoted by delta FUS fusion। FUS मतलब fusion H से। For example, जैसे हमने वाटर लिया, आइस ले ली हमने, एक मोल आइस का कन्वर्ट किया किसमें, वाटर लिक्विड में, तो enthalpy of fusion जहाँ जीरो मैंने आपको बोला जितनी भी वैल्यू रिपोर्टेड है वो स्टैंडर्ड स्टेट की ही है। तो कितना आता है, कितनी हीट इंवॉल्व होती है, 6.02, मतलब कितनी हीट आपको सप्लाई करनी पड़ेगी पर मोल आइस को कन्वर्ट करने में वाटर में, लिक्विड में। इसी तरह का एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा VAP, VAP वेपोराइजेशन, H आ गया एंथैल्पी का साइन। फॉर एग्जांपल अगर हमने लिक्विड वाटर लिया, इसको हमने कन्वर्ट किया किसमें, गैसियस स्टेट में, स्टीम में कन्वर्ट कर दिया, तो एंथैल्पी ऑफ वेपोरेशन कितना है इसका, 40.79 किलो जूल। देन आता है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो प्रोसेस का पहले बता दिया, सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, सॉलिड से सीधा गैसेस में चले जाना, या गैसियस स्टेट से सीधा सॉलिड में जाना। तो इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड changes directly into vapors
at a temperature below melting point। तो जब आपने सॉलिड से गैसीय स्टेट में जाना है, ये सारा प्रोसेस आपने मेल्टिंग पॉइंट से नीचे करना है। जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है, तो आपने आइस को सीधा स्टीम में कन्वर्ट करना है, पानी नहीं बनना चाहिए, सीधा वो स्टीम में जाना चाहिए। तो बिलो मेल्टिंग पॉइंट, अगर आप मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर जाओगे फिर पानी मेल्ट, जो आइस है वो मेल्ट कर जाएगी, तो लिक्विड स्टेट में जाएगी। आपने सीधा किस में जाना है, गैसीय स्टेट में जाना है। तो बिलो मेल्टिंग पॉइंट इसलिए लिखा जाता है यहाँ पे। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा SUBH। SUB हो गया सब्लिमेशन, H आ गया एंथैल्पी। जैसे आयोडीन जो है सॉलिड स्टेट से किसमें कन्वर्ट कर दिया, गैसीय स्टेट में, तो इसका एंथैल्पी और सब्लिमेशन कितना है 62.34 किलो जूल पर मोल। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन, इसमें तीनों आपने लिखनी है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। नेक्स्ट है हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबलिमेशन, GHS साइंटिस्ट का नाम है, 1814 में इसने दिया था। अब ये क्या कहता है कि अगर कोई प्रोसेस सिंगल स्टेप में होती है या मल्टीपल स्टेप पे होती है, एंथैल्पी चेंज क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे आपने सॉलिड से अगर आपने जाना है गैसीय स्टेट में, तो सीधा आप सॉलिड से गैसीय स्टेट में चले जाए, वो एक तरीका है। या सॉलिड से पहले आप लिक्विड में जाएं, लिक्विड से फिर आप गैस में जाएं, पहुंचे आप वहां से सॉलिड से गैस पे पहुंचेंगे, तो रास्ते अलग हो सकते हैं, पर कहते हैं एंथैल्पी चेंज क्या आएगी, सेम आएगी। यानी जब आप सॉलिड से सीधा डायरेक्ट गैस पे पहुंचे, उसमें जो एंथैल्पी चेंज, वो जब आप सॉलिड से लिक्विड गए उसमें एंथैल्पी चेंज, प्लस लिक्विड से गैस पे गए उसमें एंथैल्पी चेंज, मिला के जो क्या है कि दोनों सेम आनी चाहिए। जैसे मैं आपको कहूं भाई आपने विजयपुर से जम्मू जाना है, तो विजयपुर से जम्मू जो है वो मान लीजिए 30 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो जहां तो आप डायरेक्ट विजयपुर से बस पकड़े जम्मू उतर जाए, तो डिस्टेंस आप ट्रैवल करेंगे 32 किलोमीटर। जहां आप क्या करें, विजयपुर से बस पकड़े, आप बड़ी ब्रह्मा उतर जाएं, बड़ी ब्रह्मा से फिर बस पकड़े, फिर आप जम्मू उतरे, तो दोनों ही केस में डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसी तरह से ये लॉ भी कहता है कि एंथैल्पी के ऊपर लॉ है, डिस्टेंस के ऊपर नहीं। कि मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है या एक से ज्यादा स्टेप में होती है, तो उसमें जो एंथैल्पी चेंज रहेगी क्या होगी, सेम होगी। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जहाँ तो डायरेक्ट बना सकते हैं कार्बन में ऑक्सीजन मिला के सीधा कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ कार्बन से पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनाइए, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनाइए, तो एंथैल्पी चेंज क्या आएगा, सेम आएगा। तो हेस लॉ क्या है, दिस लॉ स्टेट्स दैट एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज द सेम whether a reaction takes place in one step or multiple step। आप यहाँ पे several step लिख सकते हैं। For example, formation of carbon dioxide can be done in two ways। पहले कार्बन लिया आपने, इसमें ऑक्सीजन गैस डाली, तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड सीधा, तो इसमें एंथैल्पी चेंज कितना आता है, -393.5 किलो जूल पर मोल। अब दूसरा क्या है, आपने कार्बन लिया सॉलिड में, इसमें आपने हाफ मोल ऑक्सीजन डाला, तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की बना कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका एंथैल्पी चेंज कितना आता है, -110.54 किलो जूल मोल। फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, इसमें फिर हमने वहां हाफ ऑक्सीजन ली, तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें एंथैल्पी चेंज कितना आता है, -282.96। तो आप यहाँ पे सीधा जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे, जहाँ आप बिना कार्बन ऑक्सीजन से ही रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन को मिला के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं डायरेक्ट। यहाँ पे आप कार्बन से पहले कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब एंथैल्पी चेंज क्या है, ये दो स्टेप में है। अब टोटल एंथैल्पी क्या आएगी, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है, -393.5। तो चाहे आप डायरेक्ट जा रहे हैं चाहे आप स्टेप में जा रहे हैं, एंथैल्पी चेंज क्या आएगी, सेम आएगी। इनको अगर ऐड करें तो कार्बन आ जाएगा, वन हाफ ऑक्सीजन, हाफ ऑक्सीजन क्या आ जाएगा, पूरा ऑक्सीजन हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड इधर है, जब इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी ऐड हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, -393.5 किलो जूल पर मोल। डायग्रामेटिकली हमने बताया कि आपने ए से बी जाना है, ये फर्स्ट पाथ आप इस तरह से जा रहे थे, रास्ता चूज किया आपने, पहुंचना आपने बी पे है, तो एंथैल्पी चेंज माने क्यों, हीट इसमें इन्वॉल्व हो रही है। दूसरी बार आप पहले ए से सी पे जाते हैं, फिर सी से बी पे जाते हैं, इसमें मान लीजिए Q1 हीट इन्वॉल्व होती है, इसमें Q2, तो हेस लॉ कहता है चाहे आप ऐसे पहुंचिए या आप स्टेप बाय स्टेप पहुंचिए, हीट क्या रहेगी, सेम, यानी Q किस बराबर रहेगा, Q1 + Q2। तो दिस इज हेस लॉ, इसकी एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे।